So hello everyone, welcome back to the channel Learn with Engineers. In this video we are going to cover the 5 most important and expected questions from modern physics. As we know guys, modern physics is a very important topic in JEE point of view. So here is the first question. An electron, a doubly ionized helium ion He2 plus and a proton are having the same kinetic energy. The relation between the respective de Broglie wavelength. So basically क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई एंड वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन में क्या रिलेशन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं अलग अलग फॉर्म में जेईई मेंस के पेपर में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे पहला पोजीशन पे रखा है। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। हमें पूछ रहा है कि वेवलेंथ क्या होता है। एज वी नो दैट गाइस, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, lambda is equal to h by mv, which is also called h by p, where p is momentum। और हमें पता है कि p को हम लिख सकते हैं h by अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में हम लोग मोमेंटम को इस तरह लिख सकते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू h by अंडर रूट 2m KE, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ देख रहे हैं कि हमें काइनेटिक एनर्जी तो जो दे के रखा हुआ है वो सेम है, सेम फॉर ऑल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, हीलियम न्यूक्लियाई एंड प्रोटॉन। सो काइनेटिक एनर्जी तो आप यहाँ से छोड़ दीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h इज आल्सो कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड 2 इज ऑफ कोर्स इंटीजर। सो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by अंडर रूट m। So guys, lambda is directly proportional to 1 by under root m. So m का जो है स्क्वायर रूट के टर्म में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। सो दैट जिसका m का वैल्यू जितना कम होगा उसका जो लैम्डा का वैल्यू होगा उतना ज्यादा होगा। लैम्डा इंक्रीजेस व्हेन m डिक्रीजेस। सो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका जो मास होता है बहुत ही कम होता है, जो कि 9.1 इंटू 10⁻³ kg अप्रोक्सीमेटली होता है। और प्रोटॉन का मास जो कि इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। और एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट मान लेते हैं प्रोटॉन का मास। तो हीलियम जो है He2 प्लस, इसमें टोटल कितने प्रोटॉन्स? 2 प्रोटॉन है। तो ऑफकोर्स मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई एंड मास ऑफ हीलियम जो कि He2 प्लस है इज ग्रेटर देन mass of proton and is greater than mass of electron। and as we know that the mass, when the masses increases, lambda will decrease, and when the mass decreases, lambda will increase। so correct match of the wavelength for this question will be mass of electron is minimum, so lambda of electron will be greatest one, all right। and mass of proton is then after mass of proton, so lambda of proton and then lambda of He2 plus। so this will be the sequence or the relation between the wavelength of He2 plus electron and a proton। so moving to the next question everyone, the question number 2nd. in a photoelectric effect experiment, the threshold wavelength of light is 380 nanometer. If the wavelength of incident light is 260 nanometer, the maximum kinetic energy of the emitted electrons will be। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अगर हम लोग एक इंसिडेंट लाइट रे किसी भी सरफेस पे, मेटल सरफेस पे हम लोग फॉल करवाते हैं हैविंग वेवलेंथ 260 नैनोमीटर, एंड जो मेटल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, जो मिनिमम वेवलेंथ चाहिए होता है वो जो है 380 नैनोमीटर है। तो उस इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जो इलेक्ट्रॉन उस मेटल के सरफेस से इमिट हो जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, तो ये क्वेश्चन जो है हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Hc by lambda, where lambda is the wavelength of incident ray minus Hc by lambda naught।
lambda naught is the wavelength required, minimum wavelength required to emit an electron, alright, so which is also called threshold wavelength. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमें गिवन है hc by lambda 1 जो कि इंसिडेंट रे का है which is 260 नैनोमीटर, 260 नैनोमीटर minus hc by lambda naught which is threshold wavelength that is 380 नैनोमीटर. ऑलराइट एवरीवन, और हम देखते हैं आंसर जो हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और एससी को हम लोग शॉर्टली 21240 लिख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर हो और वेवलेंथ हमारा नैनोमीटर में हो. तो हम लोग डायरेक्ट एचसी का जो बड़ा वैल्यू आने वाला 6.62 इंटू 10⁻⁻34 पुट करने के बाद और सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 पुट करने के बाद जो कैलकुलेट करके वैल्यू आने वाला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में हम लोग 1240 शॉर्टली लिखते हैं. ऑलराइट एवरीवन, तो यहाँ पे लिख देंगे 260 माइनस 1240 380. अब जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे एवरीवन 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट. अब यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा इसको और हम लोग कट कर सकते हैं. इट विल बी इक्वल टू 6 to 13 माइनस 2 से डिवाइड कर देते ऊपर नीचे तो 6 to 19. अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 13 इंटू 90 तो यह जाएगा 90 माइनस 13 इंटू 62. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 62 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 90. अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जब कैलकुलेशन इसका करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आने वाला 1.5 समथिंग आने वाला है. आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा. इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेट मी कैलकुलेट 62 इंटू 6 372 एंड देन आफ्टर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे टू 207 के अप्रोक्स आएगा एवरीवन. तो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.5 के अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा. हम लोग यहाँ अप्रोक्स माने 1240, ये शॉर्ट मेथड है हम लोग सॉल्व करने का, इसलिए 1.5 समथिंग आएगा. हम लोग ऑप्शंस की ओर जाएंगे जो कि ऑप्शंस में हमें वैरी बहुत ज़्यादा का दिखने वाला है, हमेशा दिखता है. ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन जो है बहुत अलग अलग दिखेंगे, ये पॉइंट का डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टर्म्स है जो कि कैलकुलेट होके इजीली हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द nth ऑर्बिट of the hydrogen atom then its velocity vn for nth orbit is given as. बेसिकली ये एटम्स एंड न्यूक्लियाई का क्वेश्चन है. हमें पूछ रहा है कि nth ऑर्बिट का जो वेलोसिटी एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था उसका क्या रिलेशन है n के टर्म्स में. या n जो है वो आपका nth ऑर्बिट का n रिप्रेजेंट किया जा रहा है. सो बेसिकली आप ऐसे क्वेश्चंस, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, आप जैसे चाहें वैसा इसको कंसीडर कर सकते हैं. ये ड्राइव किया जाता है. आप इसे याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा. 3 फॉर्मूलाज हैं, Vn of nth orbit, velocity of nth orbit, energy of nth orbit and radius of nth orbit. ये 3 फॉर्मूला आप याद रखें क्योंकि थोड़ा आजकल के क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं. जैसे कि वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट जो होता है 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n होता है. एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट 13.6 माइनस में Z²/n² और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.529 एंगस्ट्रम में. एंगस्ट्रम का वैल्यू आपको पता होगा, आई होप 10⁻⁻10. यहाँ पर हो जाता है आपका n²/z. ये 3 फॉर्मूला आप याद कर ले तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा. ऐसे ड्राइव भी कर सकते हैं. जो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट डायरेक्टली यहाँ से देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट 1/n का प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं. सपोज दैट ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है
यहाँ प्लस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे, प्रोटॉन है, ऑलराइट, यहाँ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्व कर रहा है। तो हमें पता है कि अंदर की एक फोर्स लगता है जो कि ke² बाय r स्क्वायर होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्ब्स लॉ से हमें पता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा mv² बाय r, यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं कि ये चला जाएगा ke² इज इक्वल टू mv² r, ये आ जाएगा। अब हम इसको अच्छे से अरेंज करके लिखते हैं तो हमें मिलेगा k² इज इक्वल टू mvr इंटू v। और हमें पता है ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। और बोर्ड्स ने कहा है कि हर एक ऑर्बिट का एक स्पेसिफिक एंगुलर वेलोसिटी होता है जो nh/2 पाई का इक्वल होता है, where n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। सो k e² इज इक्वल टू mvr को हम लोग क्या लिख सकते हैं, nh/2 पाई इंटू v। यहाँ से वेलोसिटी का टर्म जब लाएंगे तो हो जाएगा 2 पाई ke² डिवाइडेड बाय nh इज इक्वल टू v। यहाँ से हम देख सकते हैं जो v है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने के जनरली मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आजकल के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा घुमा देता है। जैसे आपको टाइम पीरियड का क्वेश्चन पूछ देगा, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई rn बाई vn। तो यहाँ rn का फॉर्मूला पता होना चाहिए, rn का क्या होता है n²/z, और vn का क्या होता है ये, उसको सॉल्व करके फिर जो आता है वो टाइम पीरियड कैसे रिलेट हो रहा है z और n में, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। So moving to fourth question. Question is, a radioactive substance decays to 1/16th of its initial activity in 80 days. The half-life of that radioactive substance expressed in days is. So basically ये क्वेश्चन न्यूक्लियर का है और यहाँ हमें पूछ रहा है कि 1/16th जो इनिशियल जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस था वो जो 1/16 हो जाता है। सपोज दैट एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जो इनिशियली A0 है, ऑलराइट, ये जो है 80 डेज में A0/16 हो जाता है। मीन्स कि अपना इनिशियल अमाउंट से 1/16 डीके कर जाता है, डीके होकर 1/16 बच जाता है। ऑलराइट एवरीवन, सो ये क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, इजीएस्ट वे मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले हम फॉर्मूला से जाते हैं। हमें पता है एक फॉर्मूला A इज इक्वल टू A0 e⁻ λt, ये होता है वेयर A इज सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर डीके एंड A0 जो हमारा इनिशियल जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जितना था वो है। ऑलराइट, तो हमारा जो डीके होने के बाद कितना हो गया, A0/6 16, ऑलराइट, और इनिशियली कितना था A0। यहाँ से हम लोग देखेंगे λt ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/16 e⁻ λt, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4 ln2 इज इक्वल टू -λt। ऑलराइट एवरीवन, अब यहाँ से हमें पता है लैम्डा जो है e⁻ λt, और लैम्डा जो है लैम्डा t½ का जो फॉर्मूला होता है t½ इज इक्वल टू ln2 बाई लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा ln2 बाई t½ ऑलराइट, यहाँ माइनस साइन नहीं होगा। यहाँ से 4 ln2 इज इक्वल टू, हम लोग लैम्डा की जगह पे क्या लिखेंगे, ln2 बाई t½ इंटू टी। ऑलराइट, ये 4 ln2 कैंसिल हो जाएगा गाइस, ln2 से ln2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 इज इक्वल टू, ये t½ इधर आ जाएगा तो t½ इज इक्वल टू t, और t हमें पता है कितना टाइम के बाद ये 1/16 हो गया ऑफ इट्स इनिशियल 80 डेज गिवन है। तो यहाँ 80 डेज, t की जगह पर हम लोग 80 डेज लगाएंगे, पुट करेंगे 80, तो यहाँ से हमें आ जाएगा t½ इज इक्वल टू 80/4 विच इज 20 डेज। सो जो इसका हाफ लाइफ होगा, ये रेडियो एक्टिविटी का जो हाफ लाइफ होगा वो 20 डेज होगा। सो आंसर इज 20 डेज।
इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 20 डेज हो गया। और इसको एक और मेथड से बना सकते हैं एवरीवन, एक शॉर्टकट मेथड से। हमें पता है कि हाफ लाइफ क्या होता है, किसी भी इनिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इनिशियल जो अमाउंट होता है उससे उसका अमाउंट को हाफ कर देना, जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है हाफ हो जाने में, उस टाइम को बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ। जैसे कि ए नॉट है इनिशियल अमाउंट, वो हाफ हो जाता है ए नॉट बाई 2, तो ये गया 1 हाफ लाइफ, 1 हाफ लाइफ। तो इसी तरह ये चल जाएगा ए नॉट बाई 4, इसी तरह ए नॉट, इसका हाफ हो जाएगा ए नॉट बाई 8, और फिर इसी तरह चल जाएगा ए नॉट बाई 16। तो हम यहाँ देख सकते हैं 1 हाफ लाइफ, ये दूसरा हाफ लाइफ है, तीसरा, ये चौथा, यहाँ 4 हाफ लाइफ, हाफ लाइफ जब होता है तब ये 1/16 हो जाता है। तो 1 हाफ लाइफ में कितना होगा, 4 हाफ लाइफ जो है 1/16 हो जाता है कितना दिन में, 80 डेज में। तो 1 हाफ लाइफ में 1 हाफ लाइफ कितना दिन में होगा, 80/4 विच इज 20 डेज। ये शॉर्ट तरीका है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। सो आंसर 20 डे इज द करेक्ट for this question. So moving to the last question everyone, question number 5. This question is basically from Bohr's model of hydrogen atom. So the question is, the wavelength of the photons emitted by hydrogen atom when an electron makes a transition from n is equal to 2 to n is equal to 1 state is. Basically ये question हमें पूछ रहा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का n is equal to 2 स्टेट से n is equal to 1 स्टेट पे जब ट्रांजिशन करता है तो उसका वेवलेंथ कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं गाइस कि एक एनर्जी स्टेट होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, बोर्स ने बताया है कि डिफरेंट स्टेट होते हैं जिसका अलग अलग एनर्जी होता है। n इज इक्वल टू 1 जिसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, उसका कुछ एनर्जी होता है। n इज इक्वल टू 2 जिसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। n इज इक्वल टू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और हमें पता है En का जो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट या nth स्टेट का जो एनर्जी होता है -13.66 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑलराइट एवरीवन, हमें हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1, सो En इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना होगा, E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका एनर्जी कितना हो गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, n इज इक्वल टू 2, जब हम लोग पुट करेंगे इस फॉर्मूला में तो आएगा -13.6 बाई एन स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4, दैट विल बी इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता है कि वेवलेंथ पूछा जा रहा है जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है। ऑलराइट गाइस, तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे एनर्जी डिफरेंस कितना है, उसके बाद हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ पे हमें पता है कि एनर्जी डिफरेंस जो हम लोग निकालेंगे डेल्टा ई दैट विल बी इक्वल टू 13.6 माइनस 3.4 दैट इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, हमें पता है एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और सारे जो ऑप्शंस है लैम्डा का वो हमारा नैनोमीटर में। ऑलराइट, और हमें एक इक्वेशन पता है एवरीवन, एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा होता है। ऑलराइट, और अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और लैम्डा नैनोमीटर में है तो hc का जो बड़ा सा वैल्यू आता है वो हमें सिंपली हम क्या लिखते हैं hc का वैल्यू, जैसे कि e का वैल्यू यहाँ क्या है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। hc को हम लोग जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हो और लैम्डा नैनोमीटर में हो तो 1240 ये कैलकुलेट करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में हम लोग फाइंड आउट करके शॉर्टली यूज करने के लिए रखे हुए हैं, और लैम्डा जो है हमें फाइंड आउट करना। ऑलराइट, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय 10.2। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरीवन तो लैम्डा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, सपोज दैट हम लोग इसको 10 मानते हैं, दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पर 1 क्या आ जाएगा 124, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा नैनोमीटर। ये हम लोग अप्रोक्स माने, इसके नियरेस्ट में जो भी ऑप्शन दिख रहा होगा उसको टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में अप्रोक्सीमेट मानने का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वैल्यूज जो होते हैं बहुत वेरी कर रहे होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 121 121.8 नैनोमीटर,
डी दिख रहा है, उसके बाद जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं बहुत आगे या तो बहुत पीछे दिख रहे हैं। ऑलराइट, सब आगे ही दिख रहे हैं क्योंकि सब ज्यादा ही है। 490 तो हो नहीं सकता, 913 ये तो बहुत ही ज्यादा, और ये दोनों जो कि सिमिलर है लेकिन बहुत ही ज्यादा सिमिलर है नहीं, तो आप इजिली आप डी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सो द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।